दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 3 सेल चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 4th पॉइंट आता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को खोजा गया था कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट के द्वारा, और इसका प्रमुख कार्य जो है गोल्गी बॉडी का ये ट्रांसपोर्टेशन है ऑफ एनर्जी का। मतलब ये एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करता है। मान लीजिए अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे टंग जीव की जो सेल्स हैं उसको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है और बॉडी की तुलना में। तो गोल्गी बॉडी जो है शरीर के विभिन्न पार्ट्स से ज़्यादा एनर्जी को जीव के सेल्स तक पहुंचाएगा, ताकि मैं लगातार कई घंटों तक पढ़ा सकूं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि गोल्गी बॉडी का मुख्य काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी। और ये दोस्तों सेल के अंदर पाया जाता है। 5th पॉइंट है वैक्यूल्स। इसको हिंदी में रसधानी बोलते हैं। वैक्यूल्स का प्रमुख कार्य होता है वाटर स्टोरेज। हमारे शरीर में दोस्तों 65% वाटर होता है। मान लीजिए कोई 100 किलो का आदमी है तो उसमें 65 kg वाटर होगा, और ये 65 kg वाटर पेट में नहीं होता है। पेट में दोस्तों केवल 1 से 1.5 लीटर ही वाटर होता है। ये जो 65 लीटर वाटर है ये वैक्यूल्स में होता है, और ये वैक्यूल्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेल्स के अंदर। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। एनिमल सेल का वैक्यूल छोटा होता है, और प्लांट सेल का वैक्यूल जो होता है वो बड़ा होता है। आगे देखते हैं दोस्तों सेंट्रोसोम। इसको तारक काय बोलते हैं। इसको खोजा गया था बोवेरी साइंटिस्ट के द्वारा। इसका प्रमुख कार्य क्या है, कोशिका का विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन मतलब ये होता है कि कोशिका जो है एक कोशिका टूटकर 2 कोशिका बन जाती है। इसी को सेल डिवीजन बोलते हैं। मतलब एक सेल टूट के 2 सेल बन जाएगा। और ये सेंट्रोसोम जो है वो सबसे अधिक लीवर में पाया जाता है। इसीलिए दोस्तों लीवर को अगर आप काट दीजिएगा तो पुनः रीजनरेट खुद को बना लेगा, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम सबसे अधिक पाया जाता है, जबकि सेंट्रोसोम सबसे कम पाया जाता है ब्रेन में। इसीलिए जो रीजनरेटिंग पावर होता है ब्रेन का वो सबसे कम होता है। इसीलिए ब्रेन पे चोट लगने के बाद व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ब्रेन सेल्स में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता और उसमें रीजनरेटिंग पावर मतलब अपने आप को सही करने की क्षमता नहीं होती है। 7th पॉइंट देखते हैं दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट फॉर्म में ER बोलते हैं। इसका प्रमुख कार्य होता है कोशिका में आंतरिक कंकाल का कार्य करता है ये। जिस प्रकार किसी मकान में पिलर्स होते हैं जो उसको अंदर से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक उसी प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को अंदर से सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि सेल पिचक ना सके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 भागों में बटा होता है दोस्तों। एक उसी का आधा पार्ट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आधा हिस्सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो फैट वसा बनाता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और वो राइबोसोम जो हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता, बनाता नहीं है, बल्कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम प्रेजेंट हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। आगे देखते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम को खोजा गया था साइंटिस्ट पलाडे के द्वारा। इसका प्रमुख काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण करना। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। 70S यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को दर्शा रहा है। तो 70S मतलब छोटा राइबोसोम, ये जो कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, और 80S मतलब बड़ा राइबोसोम जो कि यूकैरियोट्स में पाया जाता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट मतलब अगर आप जल में राइबोसोम को डालेंगे और जो राइबोसोम पहले जल के तली में बैठ जाएगा उसको बड़ा 80S राइबोसोम मानते हैं। मतलब मान लीजिए आप किसी पात्र में जल को लेते हैं और उसमें राइबोसोम को डालते हैं, और जो राइबोसोम सबसे पहले उसके तली में जाकर, जल के तली में जाकर बैठ जाएगा नीचे,
उसको बड़ा 80s राइबोसोम मानते हैं, और जो बाद में बैठेगा तली में जाकर उसको 70s।